हेलो दोस्तों, नमस्कार। ब्रिजेश क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर पर्यावरण अध्ययन के अगले लेक्चर को हम लेके उपस्थित हुए हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पारिस्थितिकी। पर्यावरण के अंतर्गत ही आज हम लोग पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे कि पारिस्थितिकी क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में इकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को हमको जानना है, आज हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत करेंगे और पारिस्थितिकी को ही अंग्रेजी में इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोलॉजी के अगर हम सही नाम की अगर बात करें कि इकोलॉजी का सही नाम क्या है, या इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी जो है इकोलॉजिक से बना है। इकोलॉजी जो है वो इकोलॉजिक से बना है और इस ओको का मतलब होता है ओयोकस और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन और ओयोकस का मतलब होता है, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि पारिस्थितिकी को हम इकोलॉजी कहते हैं और सही नाम ओकियोलॉजिक है। और ओकोलॉजिक जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ओकस और प्लस लॉजी। और ओकस का मतलब होता है आवास, ओकस का मतलब होता है आवास या घर, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। अगर हम इकोलॉजी का साधारण भाषा में अर्थ इसका निकालें तो साधारण भाषा की अगर हम बात करें कि एक सिंपल भाषा में कि हम पारिस्थितिकी किसको कहेंगे, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम आवासों का अध्ययन, आवासों का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। आवासों का अध्ययन ही जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि आवासों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अभी हम लोगों ने जाना, तो इसके पहले हम लोगों ने पर्यावरण पढ़ा था। पर्यावरण हम लोगों ने पढ़ा था कि पर्यावरण के अंतर्गत दो घटक आते हैं, एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। एक जैविक घटक, दूसरा अजैविक घटक। ये एबायोटिक होता है और ये बायोटिक होता है। ये बायोटिक कंपोनेंट्स और ये अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जो जैविक घटकों के बारे में, बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना था कि जिसमें श्वसन हो,
जिसमें जीव हो वो जैविक घटक, जिसमें श्वसन की क्रिया न हो या निर्जीव हो वो अजैविक घटक कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और पारिस्थितिकी के अंतर्गत हमको आवास का अध्ययन करना है, घर का अध्ययन करना है। तो अगर हम पारिस्थितिकी का अध्ययन करते हैं तो सीधी सी बात है कि जिसमें जीव होगा उन्हीं का आवास होगा, और जिसमें जीव नहीं होगा, जिसमें श्वसन की क्रिया नहीं होगी, उनका कैसा आवास। तो इस प्रकार अगर हम पारिस्थितिकी की परिभाषा की बात करें कि पारिस्थितिकी वास्तव में क्या है, तो सजीवों के आवास या घर का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। सजीवों के आवास या घर का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। इसका मतलब हमको सजीवों की विशेषताओं के बारे में जानना है, वो रहते कहाँ हैं, क्या खाते हैं, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हमको पारिस्थितिकी के अंतर्गत करना है। या हम अब सजीव जीव जंतु भी होंगे तो शाकाहारी है कि मांसाहारी है, या पेड़ पौधे हैं तो उनके बीजों का अगर हम अध्ययन करते हैं कि एक पत्री बीज है कि द्विपत्री बीज है, तो हम अगर पारिस्थितिकी का अध्ययन कर रहे हैं तो पारिस्थितिकी क्या है, तो सजीवों के आवास या घर का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जैसे मान लीजिए जैविक कंपोनेंट्स की बात हम कर रहे हैं। मान लीजिए अगर हम जंतु की बात करें, जंतु में जैसे मछली है, तो हम ये जानते हैं कि ये जलीय जीव है, अब हम जंतुओं की दूसरी विशेषता शाकाहारी है कि मांसाहारी है। अगर हम यहीं वनस्पति की बात करें, तो अगर हम इनके जड़ की बात करें, जड़ों की, तो इसमें लंबी जड़ों वाले पौधे हैं, या लंबी जड़ों वाली वनस्पति है, या छोटी जड़ वाली वनस्पति है। अगर हम इसके बीज की बात करें कि तो एक पत्री बीज है कि द्विपत्री बीज है। अगर हम इसके बीज का अध्ययन करते हैं तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोगों को पारिस्थितिकी के अंतर्गत करना पड़ता है। और साधारण सी भाषा में हम पारिस्थितिकी को यही मानेंगे कि सजीवों की आवास का जो हम अध्ययन करते हैं वही जो है पारिस्थितिकी कहलाता है। सजीवों के आवास का अध्ययन ही
पारिस्थितिकी कहलाता है, ये हमको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अब सजीवों के आवास का अध्ययन, अगर हम मान लीजिए ये पीपल है, पीपल है, आम है, बरगद है, पीपल है, आम है, बरगद है, नीम है, इन सब चीज़ों की बात करें, या चंदन है, इतने पादप की अगर हम बात करें, अगर ये प्रश्न आए कि इन पौधों में कौन सा पौधा भिन्न है, तो तमाम तरह के उत्तर या तमाम तरह के विचार लोगों के मन में आएंगे। लेकिन हम पर्यावरण के लिहाज से देखें तो पीपल से, पीपल, आम, बरगद, नीम, ये 4 पौधे पर्णपाती होते हैं। पर्णपाती पौधों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये अपनी पत्तियां समय समय पर एक निश्चित समय में, पर्णपाती पौधे का मतलब है कि एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अगली विशेषता क्या है पर्णपाती पौधों की, या पर्णपाती वन भी इसको कह सकते हैं, पर्णपाती वन भी आप इसको कह सकते हैं। तमाम सारे पौधे जब पाए जाएंगे ढेर सारी संख्या में तो वो वन का रूप ले लेंगे। अगर हम पर्णपाती पौधों या पर्णपाती वन की बात करते हैं तो निश्चित समय पर अपनी पत्तियां ये जो है क्या करते हैं, गिरा देते हैं। अगर हम यही वर्षा की बात करें, वर्षा, पर्णपाती वनों में वर्षा कैसे होती है, तो वर्षा का जो औसत होगा यहाँ वो 100 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा पर्णपाती के वनों में होती है। अगर हम पर्णपाती वनों के क्षेत्रों के बारे में बात करें कि पर्णपाती वन का क्षेत्र क्या है, कहाँ कहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, तो इन स्थानों पर, इन क्षेत्रों में पर्णपाती वनों की अधिकता होती है। और उसी तरीके से अगर हम चंदन की बात करते हैं कि चंदन कैसे अलग है या भिन्न है, किस प्रकार से चंदन अन्य पौधों से भिन्न है, तो चंदन जो है ये सदाबहार वन का वृक्ष है। सदाबहार वन के वृक्ष के अंतर्गत आता है। चंदन जो है सदाबहार वन के वृक्ष के अंतर्गत आता है। सदाबहार वन के वृक्ष का मतलब क्या है, ये अपनी पत्तियां एक
निश्चित क्रम में गिराते हैं, निश्चित क्रम में गिराते हैं। सदाबहार के जो भी वन होते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, एक पत्ती गिराता है तो दूसरे में नई पत्ती निकली हुई होती है। इससे मतलब एक क्रम के अनुसार ये अपनी पत्तियों को गिराते रहते हैं। सदाबहार वन के अंतर्गत जैसे चंदन हो गया और महोगनी हो गया, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड, तो इस तरह के पौधे जो है सदाबहार वन के वृक्ष के अंतर्गत आते हैं और ये अपनी पत्तियां एक क्रम के अनुसार गिराते हैं। इनका एक क्रम होता है, एक पौधे में, एक प्रकार के पौधे में नई पत्तियां निकली हुई हैं तो दूसरे प्रकार के पौधे में पत्तियां बिल्कुल ख़त्म हुई रहती हैं। तो इस तरह से अगर हम पूरे वन का अवलोकन करते हैं तो हमें उनमें सदाबहार वनों में पत्तियां सदा जो है वो हरी भरी दिखाई देती। ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता कि कौन सा वृक्ष पत्ती गिराए हुए है और कौन सा वृक्ष। कहने का मतलब ये है कि पत्तियां गिरती रहती हैं और निकलती रहती हैं। पत्तियों का कभी ऐसे वनों में अभाव नहीं होता है। तो इसीलिए हम इनको सदाबहार वन के नाम से जानते हैं। और इस सदाबहार वन की विशेषता ये होती है कि ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। यहाँ पे अगर हम वर्षा की अगर हम बात करें कि सदाबहार वन में वर्षा की मात्रा, तो सदाबहार वन में पर्णपाती वनों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। और सदाबहार वन के क्षेत्र की अगर हम बात करें कि सदाबहार वन का क्षेत्र क्या है, तो सदाबहार वन के क्षेत्रों में हमारे भारत का मान लीजिए ये हमारा भारत है और ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट, और यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी घाट, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट, और ये हिमालय। इस प्रकार से अगर हम देखें तो सदाबहार वन का जो क्षेत्र होता है हमारे भारत का पश्चिमी घाट होता है, नंबर 1 पश्चिमी घाट। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो पूर्वी घाट, और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। और पूर्वी हिमालय के अंतर्गत हम मेघालय को भी रख सकते हैं। मेघालय भारत का एक राज्य है जहाँ पे सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन का जो क्षेत्र होता है वो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पूर्वी हिमालय। और अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत कर्नाटक है, केरल है, ये सारे प्रदेश आते हैं। और पूर्वी घाट की बात करें तो हमारा तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आते हैं। और अगर उड़ीसा है। और अगर पूर्वी हिमालय की बात करें
तो पूर्वी हिमालय के अंतर्गत मेघालय हमारा आता है। तो इस तरह के क्षेत्रों में सदाबहार वनों की अधिकता होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा भी 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ जो है सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं। तो हमने पादप के बारे में देखा, पेड़ पौधों के बारे में देखा। आइए अब जानते हैं जैविक घटक के ही अंतर्गत जंतुओं के बारे में। अगर हम जंतुओं के बारे में बात करें तो जंतुओं के अंतर्गत हम सब जीव जंतु के अंतर्गत हम लोग कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गया, इन सब जीवों के आवासों का अध्ययन हम लोग करेंगे। जैसा आप इसमें देख रहे होंगे कि अगर हम इसमें कहें कि कौन सा भिन्न है तो आपका उत्तर तुरंत होगा कि मगरमच्छ, इसलिए क्योंकि ये जल में रहने वाला जीव है, बाकी सब स्थल मंडल पर रहने वाले जीव हैं। तो इस तरीके से आप को जैविक घटकों के आवासों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत करना होता है। एक प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ हमारा उत्तर होगा कि पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1866 में अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी वैज्ञानिक ने किया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी वैज्ञानिक ने किया था। ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अब आइए बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। आगे हम लोग बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र की कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जिसको हम पारिस्थितिकी तंत्र अब इसको हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम या इकोलॉजी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं।
पारिस्थितिकी तंत्र को हम इकोलॉजी या इकोसिस्टम दोनों नामों से जानते हैं। इको जो है, इकोसिस्टम शॉर्ट नेम है, इकोलॉजी सिस्टम इसका पूरा नाम है। अब पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जीवों के, सजीवों के आवास का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तंत्र का मतलब हम जीवों के आवासों के का अध्ययन तो करेंगे, लेकिन जो भी पर्यावरण के घटक हैं, चाहे वो जैविक घटक हैं चाहे वो अजैविक घटक हैं, तो तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तंत्र का मतलब क्या होता है? सिस्टम। सिस्टम का मतलब ये है, जैसे आप कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं, सारी व्यवस्थाएं वहाँ दुरुस्त रहती हैं, स्टॉल सारे लगे हुए रहते हैं, पानी की व्यवस्था अच्छी होती है, बैठने की व्यवस्था अच्छी होती है, खाना अच्छा बना होता है। तो हम वहाँ के सारे सिस्टम को अगर हम देखते हैं कि सारा सिस्टम सही है, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ का सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। और अगर व्यवस्थाएं वहाँ की गड़बड़ हैं, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ का सिस्टम ठीक नहीं है, यानी यहाँ का सिस्टम बहुत ही गड़बड़ है। तो उसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो साधारण सी भाषा में या इसके अर्थ की बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या है, तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत या पर्यावरण के अंतर्गत जो भी जैविक अजैविक घटक होते हैं, इन जैविक अजैविक घटकों के बीच आपस में अंतर संबंध होते हैं, इनके आपस में अंतर संबंध स्थापित होते हैं। तो जो भी अंतर संबंध होते हैं, उन अंतर संबंधों का जो सिस्टम है वो अगर सही चल रहा है, तो समझ लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र बिल्कुल दुरुस्त है। अगर उनके अंतर संबंध असंतुलित हैं, यानी संतुलित नहीं है, तो समझ लीजिए कि वहाँ का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो ठीक नहीं है। अर्थात पारिस्थितिकी के घटक का, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र के अर्थ की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी के घटक का, पारिस्थितिकी के घटक का, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक का सही रूप में कार्य करना, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक का सही रूप में कार्य करना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी अजैविक या जैविक घटक हैं, उनके बीच जो अंतर संबंध स्थापित हो रहा है वो बिल्कुल संतुलित होना चाहिए। असंतुलित होने पर तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं, तमाम तरह की प्राकृतिक परेशानियां मानव जाति को झेलनी पड़ती हैं। और हमने इसके पहले पढ़ा
जाना कि जैविक घटक के अंतर्गत जीव जंतु पेड़ पौधे और अजैविक घटक के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और सूर्य का प्रकाश, जिसको ऊष्मा हम कहते हैं, तो ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है, एक प्रश्न बहुत बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो यहाँ हम लोगों का उत्तर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आर्थर जॉर्ज टांसले। आर्थर जॉर्ज टांसले, जिसको हम दूसरी भाषा में कहें एजी टांसले। ये बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? तो उत्तर हमारा होगा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने दी? एजी टांसले, जिनका पूरा नाम है आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा ही हमको ये बताया गया कि जो भी पर्यावरण के, चाहे वो जैविक घटक हों चाहे अजैविक घटक हों, इन दोनों घटकों के बीच आपस में एक संतुलित अंतर संबंध होता है। इनके संतुलित अंतर संबंध जो होते हैं, उनमें यदि जब असंतुलन पैदा हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि इस पूरी पृथ्वी पे कितने पे पानी होना चाहिए, कितने पे वन होना चाहिए, इन सारी चीज़ों का एक प्राकृतिक संतुलन बना रहना चाहिए। और इस संतुलन को बिगाड़ने में या असंतुलन पैदा करने में, प्राकृतिक असंतुलन किसके द्वारा पैदा होता है? तो इसमें सबसे बड़ा रोल मानव का होता है। प्राकृतिक असंतुलन में सबसे बड़ा रोल मानव का होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि पारिस्थितिकी के घटकों का सही रूप में कार्य करना, पारिस्थितिकी के घटकों का सही रूप में कार्य करना या पारिस्थितिकी के घटकों का सही रूप में कार्य करना पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। और इसके पहले हम लोगों ने जाना कि जीवों या सजीवों के आवासों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। तो इस प्रकार से आइए हम देखते हैं कि इसमें संतुलन, इन घटकों में संतुलन कैसे होता है। मान लीजिए ये पेड़ पौधे हैं, ये जैविक घटक है। वायुमंडल है, वायुमंडल है। फिर उसके बाद जलमंडल है, ये भी अजैविक घटक है। फिर इसके बाद स्थल मंडल है, इसके बाद स्थल मंडल है। तो हम
देख रहे हैं कि ये जैविक घटक है, ये अजैविक घटक है, ये अजैविक घटक है, ये भी अजैविक घटक है। मतलब वायुमंडल अजैविक घटक, जलमंडल अजैविक घटक, स्थल मंडल अजैविक घटक, और पेड़ पौधे जो हैं वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अजैविक घटकों को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, भौतिक घटक या प्राकृतिक घटक भी कह सकते हैं। तो पेड़ पौधों, अब इनके अंतर संबंधों की बात करें, जैविक घटक और अजैविक घटक के हम अंतर संबंधों की बात कर रहे हैं एजी टांसले की संकल्पना के अनुसार। तो वायुमंडल से पेड़ पौधे क्या लेते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 ये ग्रहण करते हैं, और वायुमंडल को ये ऑक्सीजन देते भी हैं। तो इस जैविक घटक का वायुमंडल से एक अंतर संबंध स्थापित हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से अगर हम जलमंडल की बात करें तो पेड़ पौधे जहाँ भी वनों की अधिकता होती है और तापमान बढ़िया तरीके से वहाँ पे मिलता है, वनों की अधिकता होती है, तो वहाँ पर वर्षा या बादल का बनने की प्रक्रिया भी अधिक होगी, और इस प्रकार से वहाँ बारिश भी होगी बादलों के कारण। और जब बारिश होगी तो पेड़ पौधों को जल प्राप्त होगा। तो इस जल मंडल से भी ये पेड़ पौधे जो है जल की प्राप्ति करते हैं, और इस जल मंडल को पेड़ पौधों के द्वारा ही जल प्राप्त होता है। मान लीजिए नदी है, तालाब है, झील है, तो जहाँ ज़्यादा वन होंगे वहाँ वर्षा होगी। तो वर्षा क्यों होगी? क्योंकि वहाँ जहाँ वनों की अधिकता होती है वहाँ बादलों का आकर्षण अधिक होता है और बारिश भी वहीं ज़्यादातर होती है। तो इनके बीच भी एक तरह से देखें तो पेड़ पौधे और जल मंडल के बीच में भी एक अंतर संबंध बन रहा है। उसी तरीके से अगर हम स्थल मंडल की बात करें कि स्थल मंडल से इनके संबंध क्या है पेड़ पौधे के, तो स्थल मंडल का मतलब होता है मृदा या मिट्टी। तो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में होती हैं, और मिट्टी के द्वारा पेड़ पौधे जल को ग्रहण करते हैं, H2O को ग्रहण करते हैं। स्थल मंडल से पेड़ पौधे H2O को ग्रहण करते हैं, प्लस उसके साथ साथ खनिजों को भी जो है वो मिट्टी से लेते हैं। अब पौधों की वृद्धि के लिए किन खनिजों की आवश्यकता ज़्यादा होती है? तो उसमें जैसे हम लोगों ने नाम सुना है NPK। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फेट, K का मतलब पोटेशियम। तो पौधों की वृद्धि के लिए इतने प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है जिससे पौधों में वृद्धि लगातार होती रहती है।
तो यदि पौधे स्थल मंडल से जड़ों के द्वारा जल ग्रहण करते हैं और मिट्टी में उपस्थित खनिजों को भी पेड़ पौधे अपनी ज़रूरत के अनुसार लेते रहते हैं, उसी प्रकार से ये वर्षा के द्वारा स्थल मंडल को जल देते भी हैं और पेड़ पौधे खनिज भी मृदा को प्रदान करते हैं। क्योंकि यदि हम चना, मटर इन सब की खेती करते हैं, चना, मटर, अरहर, इन सारी चीज़ों की खेती करते हैं, तो इन चना, मटर, अरहर आदि के पेड़ पौधों में चना, मटर, अरहर इन सब के पौधों की जड़ों से मिट्टी को या मृदा को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस खेत में मटर की खेती की जाए या चने की खेती की जाए या अरहर की खेती की जाए, उस खेत की उर्वरा शक्ति या उस खेत की मिट्टी के जो खनिज तत्व होते हैं जैसे नाइट्रोजन, तो इन्हीं मटर के पौधों की जड़ों से, चने की पौधों की जड़ों से नाइट्रोजन इस मिट्टी को प्राप्त होती है, स्थल मंडल को प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो जैविक घटक है और जो अजैविक घटक है उनके बीच एक अंतर संबंध जो है वो स्थापित हो रहा है। कहने का मतलब ये कि जैविक घटक यदि कुछ अजैविक घटकों से ले रहा है तो उसको दे भी रहा है और यह क्रिया एक संतुलित रूप में निरंतर चलती रहती है। और इनके जो अंतर संबंध हैं वो बिल्कुल संतुलित होने चाहिए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा भारतीय वन अनुसंधान केंद्र, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है, कहाँ पे है? भारतीय वन अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? देहरादून, देहरादून में है। इसका काम क्या है? प्रत्येक 2 वर्ष पर भारतीय वन अनुसंधान का जो काम है, प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी करती है, वन रिपोर्ट जारी करती है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का कार्य क्या है कि प्रत्येक 2 वर्ष पर वन रिपोर्ट जारी करती है कि हाँ कहाँ वनों की कमी हुई है और कहाँ वनों की अधिकता हुई है। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है?
ये प्रश्न भी बहुत बार बार पूछा गया है, आवश्यक है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है या वन का होना आवश्यक है? तो यहाँ आप 33%, कितना करेंगे? 33%। पृथ्वी भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। पर्यावरणीय संतुलन या कह लीजिए कि सजीवों और निर्जीव घटकों के जो अंतर संबंध संतुलित रहें, इसके लिए 33% वन का होना जो है वो जरूरी है। 33% वन का होना ये जरूरी है। तो आज हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। तो हम आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।